बच्चों, आज हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की कार्यविधि की। इसमें हम आज बात करेंगे व्यष्टि और समष्टि विश्लेषण की। आर्थिक समस्याओं की प्रकृति में भिन्नता के कारण ही उन्हें समझने और उनका आर्थिक विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्र की भिन्न भिन्न विधियां या दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। इन विधियों का प्रयोग आर्थिक विश्लेषण में किसी एक विधि का अकेले में या दूसरे के साथ मिलाकर किया जाता है। वैसे तो आर्थिक विश्लेषण की कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्यतः निम्न दृष्टिकोण ज़्यादा प्रचलित हैं, जिसमें पहला है व्यष्टि और समष्टि आर्थिक विश्लेषण, दूसरा स्थैतिक और प्राविगिकी या स्थिर और गत्यात्मक आर्थिक विश्लेषण, और तीसरा है साम्य विश्लेषण। तो आज हम बात इसके अंदर करते हैं सबसे पहले समष्टि और व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की। आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में इन दोनों दृष्टिकोण व्यष्टि विश्लेषण और समष्टि विश्लेषण के आधार पर अन्य विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र को भी दो शाखाओं में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत मूल्य आदि आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसे प्राय कीमत सिद्धांत कहकर बुलाते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की किसी समस्या का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, देश की कुल बचतें, कुल उपभोग, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल मूल्य स्तर आदि। जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किसी विशिष्ट इकाई से है, वहाँ समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध सामान्य से है। प्रोफेसर चैम्बरलिन का कहना था कि व्यष्टि मॉडल पूर्णतया व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित होता है और अंतर्वैयक्तिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि मॉडल समग्र संबंधों की व्याख्या करता है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उसके समग्र रूप में अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो आर्थिक विचारों का इतिहास जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के प्रारंभ में वाणिज्यवादियों और प्रकृतिवादियों के हाथों समष्टि अर्थशास्त्र का कुछ विकास हुआ था, पर प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर ही अधिक बल दिया था। वाणिज्यवादियों और फिजियोक्रेट्स ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में रुचि ली थी और वे आर्थिक संगठन की समूची अर्थव्यवस्था के विकास में ध्यान देते थे। वे राष्ट्रीय समृद्धि के लिए सरकारी नीति और संगठन की समूची व्यवस्था के विकास पर ध्यान देते थे। वे सरकारी नीति के समर्थक थे। प्रसिद्ध फिजियोक्रेट या प्रकृतिवादी क्विज़ने उन्होंने अर्थव्यवस्था की सारणी समष्टि बनाई थी, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा की परिचायक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जन्मदाता हम देखें तो वो एडम स्मिथ माने जाते हैं। उन्होंने स्वहित की प्रेरणा के आधार पर अर्थव्यवस्था के सारे व्यक्ति प्रधान ढांचे में व्यष्टि अर्थशास्त्र का तीव्र विकास किया। एडम स्मिथ के मुख्य समर्थकों वॉकर, जेबीसे, रिकार्डो, मिल आदि ने व्यष्टि अर्थशास्त्र को आर्थिक विश्लेषण में लोकप्रिय बनाया। नवप्रतिष्ठित संप्रदाय या जिसको हम न्यू क्लासिकल स्कूल कहते हैं, उसके अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने व्यष्टि अर्थशास्त्र को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उनकी आस्था थी कि जब तक संपूर्ण अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होती रहे, तब तक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का चिंतन निरर्थक है।
इसका अर्थ ये नहीं था कि प्रतिष्ठित या नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का समष्टि अर्थशास्त्र से कोई लेना देना या सरोकार नहीं था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अधिकांशतः समष्टि और व्यष्टि दोनों आर्थिक विश्लेषणों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया। फिर भी व्यष्टि विश्लेषण की प्रधानता उनके अध्ययन में देखने को हमें मिलती है। माल्थस, सिस्मोंडी, मार्क्स आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्वहित पर आधारित स्वसंतुलनीय अर्थव्यवस्था के प्रति असहमति प्रकट करते हुए नए विचारों का मार्ग प्रशस्त किया। माल्थस ने जनसंख्या और अति उत्पादन सिद्धांत प्रस्तुत किया। मार्क्स और सिस्मोंडी ने संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं पर विचार को प्रधानता दी। माल्थस को आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जा सकता है। माल्थस, सिस्मोंडी, मार्क्स इनके प्रयासों से आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र का सम्मान बढ़ने लगा। 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने प्राचीन अर्थशास्त्रियों की भ्रामात्मक विचारधारा को खोखला जाहिर कर दिया। व्यष्टि विश्लेषण आर्थिक समस्याओं के समाधान में अपूर्ण और अपर्याप्त समझे जाने लगे। अर्थशास्त्रियों का ध्यान संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं पर आकर्षित हुआ। समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर J.M. कीन्स को था, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन में समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्रांतिकारी युग का सूत्रपात किया। उन्होंने बताया कि स्वहित पर आधारित कुछ उत्पादन से पूर्ण रोजगार हर समय पाया जाना आवश्यक नहीं है। अतः उन्होंने उन शक्तियों के समग्र अध्ययन पर ध्यान आकर्षित किया जिन पर अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल रोजगार आदि निर्भर करते हैं। विश्वव्यापी मंदी के अलावा द्वितीय विश्व युद्ध, अविकसित देशों में आर्थिक विकास की प्रवृत्ति और व्यापार चक्रों से मुक्ति पाने के प्रयासों के कारण ही समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र के विकास को गति मिली। प्रोफेसर कीन्स के अतिरिक्त वॉलरस, विक्सेल, फिशर, कैंट और श्यूम्पीटर आदि अर्थशास्त्रियों ने भी समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में महान योगदान दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के विचारों के इतिहास के प्रारंभिक काल में व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की मुख्य विधि थी और समष्टि अर्थशास्त्र अपनी बाल्यावस्था में था। पर 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने प्रतिष्ठित और नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को गलत और भ्रमात्मक धारणाओं को धराशायी कर समष्टि अर्थशास्त्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया। आधुनिक युग में संपूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय, राजस्व, व्यापार चक्र, आर्थिक विकास, मौद्रिक नीति आदि विषय समष्टि आर्थिक विश्लेषण के महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग बन गए हैं। तो कुल मिलाकर के हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि और समष्टि, हालांकि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति, एक इकाई का अध्ययन करता है, एक उद्योग, एक फर्म का अध्ययन करता है, कीमत सिद्धांत हम इसको कह सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ये हमारी संपूर्ण राष्ट्रीय आय की बात करता है, हमारे पूर्ण रोजगार स्तर की बात करता है, व्यापार चक्रों की बात करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के साथ साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये दोनों का विश्लेषण हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अब कल हम देखेंगे व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र और उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र।